इज देयर एनीथिंग इन माय लाइफ दैट आई हैव डन जिससे कभी किसी को पीड़ा हुई हो? इस इसी जिंदगी की बात करें और किसी जिंदगी की बात ना करें, पिछले आगे पिछले सब भूल जाएं। द वेरी पर्टिकुलर दिस लाइफ ऑफ माइन, आप किस धर्म से हैं, कौन सी जाति से हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज का सवाल करना है अपने से कि क्या इस जन्म में, अब तक की जिंदगी में, मैंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा हो, बुरा किया हो, बुरा कर्म किया हो, या किसी के लिए भी कोई दुष्भावना या नेगेटिव भावना रखी हो? यस और नो, a सूक्ष्म चेकिंग you have to do. And then next comes is कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए, यहाँ से आगे चलते हुए मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मेरे कर्म अच्छे हों। मैं ये मानती हूँ सत्युग किसी ने नहीं देखा, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। बट व्हाट आई फील इज, जब तक आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को स्वर्ग नहीं ना बनाएंगे, आप किसी स्वर्ग या सत्युग का क्रिएशन नहीं कर सकते। प्रेजेंट में आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनने के लायक बनते हैं। आप एट प्रेजेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बनने के लायक बनते हैं, और कल को आप इंजीनियर बनते हैं। ऐसे ही आज अगर हम अपने कर्मास, अपने कर्म इतने सात्विक करेंगे, या इतने सात्विक अपने मन को और बुद्धि को रखेंगे, तभी जाकर के आप आने वाले कल में उन चीजों की विजुअलाइजेशन कर सकते हो या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि आने वाला कल भी इतना ही मेरा सात्विक होगा। क्योंकि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होंगे, वी डोंट नो, नोबडी ऑफ अस नोज कि कौन सा दिन, कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी होगी, आखिरी घड़ी होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हम जिंदगी ऐसे जी रहे होते हैं, हम 2-2 साल का अचार डाल लेते हैं, हम आने वाले 2-2 3-3 सालों की इंश्योरेंस ले लेते हैं, पॉलिसीज ले लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, आने वाले पता नहीं 40-50 साल तो कहीं नहीं गए हम। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें नहीं पता कि कल सुबह का सूरज मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी, नोबडी नोस, है ना? बट स्टिल हम उम्मीद पे ये दुनिया खड़ी है, और उम्मीद पर ही हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं, सपने देखते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उसके बिना भी ज़िंदगी में नहीं चला जा सकता। बिना लक्ष्य के हम कहीं नहीं पहुँच सकते। तो आज इस चीज़ को ज़रूर अपने जीवन में लेके आएँगे कि रात को सोने से पहले फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये दोनों चीज़ों को लागू करेंगे, या कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे हम इस चीज़ को अपने जीवन में लेके आएँ कि अगर किसी के साथ भी मैंने कुछ बुरा किया है, उनसे माफ़ी माँगे, और अगर किसी की भी बात चित्त पर रखी हुई है, तो उसको भूल जाएँ, उसे माफ़ कर दें। माफ़ी माँगे और माफ़ कर दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो इसको करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अदरवाइज जो बातों को पकड़ करके हम यहाँ पर रख लेते हैं, उन बातों को पकड़े रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉक्सिक वेस्ट है हमारे लाइफ में, हमारे माइंड्स में, जिसकी वजह से एक टॉक्सिसिटी इस बॉडी में भी फैलती है ना? तो उस चीज को नहीं करना। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इमोशनल कोशेंट, या हमारा इमोशनल हेल्थ। अगर मैंने कई बार ऐसा सोचा कि आई कैन होल्ड अ कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग फॉर ऑल द हस्बैंड्स एंड मेल मेंबर्स इन योर होम, कि जितनी भी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, आप सभी के घरों में जो मेल मेंबर्स हैं, उनके लिए एक सेशन किया जाए, और जो मेल्स हैं तो फीमेल्स के लिए तो कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनली आई हैव सीन so many people coming to me
जो इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हैं और इमोशनली उनके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़्ड हुए। क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है, पहले यहाँ एक आधी आती है, आधी से व्याधि बन के बॉडी में जाती है। तो पहले एक साइकिक एलिमेंट आती है, साइकिक एलिमेंट फिर बाद में फिजिकल एलिमेंट बन के हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, जिसको हम डिजीज का नाम दे देते हैं। अगर हमारे अपने ही घरों में आपस में बहुत प्रेम हो, दिल सबके साथ ओपन हो, तो कभी भी औजारों से दिल नहीं खोलना पड़ेगा, कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप आपस में इतने प्रेम से, प्यार से और इमोशनली बहुत स्ट्रेंथन है वो फैमिली, आपको कभी भी किसी काउंसलर के पास गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको कभी भी कोई लाफ्टर थेरेपी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग जितने भी हो घर में, आप खुद एक दूसरे के साथ बैठ के हँसना, खेलना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, तभी हम बाहर दोस्तों को ढूँढते हैं, बाहर सोशल सर्कल ढूँढते हैं और बहुत चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं, क्योंकि घर से तो वो कमी पूरी नहीं हो रही। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम सब की कुछ नीड्स हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी ऑफ अस नीड लव, एवरीबॉडी ऑफ अस नीड अटेंशन, एवरीबॉडी ऑफ अस नीड्स केयर एंड एवरीबॉडी ऑफ अस नीड्स सपोर्ट, अ मॉरल सपोर्ट, है ना? ये हमारी एक बेसिक नीड है, जो हमारे साइकिक ज़ोन से जुड़ी हुई है। जब ये बेसिक नीड घर से पूरी हो जाती है, आप बाहर किसी को नहीं ढूँढते। जब वो घर से पूरी नहीं होती, आप बाहर किसी से कनेक्ट होते हो, बिकॉज़ नीड तो नीड है ना? इट्स कंप्लीटली लाइक द नीड ऑफ वाटर। जैसे आपकी अपनी नीड है एक, पानी की नीड है। पानी अगर आपको बॉटल से नहीं मिलेगा, टैप से नहीं मिलेगा, तो आप अ, हैंड पंप ढूँढेंगे। हैंड पंप से नहीं मिलेगा, आप वेल वेल ढूँढेंगे। तो अगर एक सोर्स से नहीं मिल रहा है, आप दूसरा सोर्स ढूँढोगे ही ढूँढोगे। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली लैक इन आवर लाइफ, जिसकी वजह से मैंने देखा कि दीज़ आर द आल्सो वेरी मेजर कॉजेज़ ऑफ गेटिंग डिजीज़्ड। और इन वजहों से पीड़ित होकर हमारे अंदर अगर डिजीजेस आ रहे हैं, तो दिस इज रियली डिस्गस्टिंग, दिस इज रियली बैड। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिसे बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है और इन पे कोई खर्चा नहीं होता। हम घर पे नहीं बात करते, हम एक काउंसलर को पे करके उसके साथ 1 घंटा बात करने के लिए तैयार हैं। हम घर में शेयरिंग, केयरिंग एंड लविंग नहीं करते, लेकिन हम बाहर कोई फ्रेंड बनाकर या बाहर ऐसे लोगों को ढूंढ के उनसे जुड़ते हैं। क्योंकि वो कमी जब घर से पूरी नहीं होगी, तो आत्मा जो चाहेगी कि कहीं से तो पूरी हो। इसलिए इफ यू डोंट हैव समवन एट होम, देन डू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आप उनके साथ कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो और आप उनसे कभी भी, कैसी भी, कितनी भी बात कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। अगर वो फ्रेंडशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाए, तो वो सोने पे सुहागा। अगर वो फ्रेंडशिप पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में आ जाए, तो 4 चाँद लग जाएँ जीवन को। लेकिन मान लीजिए कि वो एस्पेक्ट नहीं है या वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, देन एट लीस्ट हैव समवन इन लाइफ जिसके साथ आप ओपन हैं, यू कैन शेयर, यू कैन केयर फॉर ईच अदर एंड यू कैन स्प्रेड लव, यू कैन एक्सचेंज द एनर्जीज़। ठीक है? सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट आई वांटेड टू टॉक एंड शेयर। क्योंकि अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी ना, तब कितनी भी दवाइयाँ खा लो, आप कितने भी पिल्स खा लो, ये कमी दवाइयाँ नहीं पूरी कर सकती। जब ये कमी पूरी होगी, आप इतने हैप्पी होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, थोड़ी दवाई भी आपको इतनी अच्छी से लग जाएगी शरीर को और इतना अच्छा काम करेगी कि आप पहले से ज़्यादा दुगना खुश हो जाएँगे। और जब हैप्पीनेस होती है, तो हैप्पीनेस एक्चुअली हील्स। इसीलिए कहा गया है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन।
हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट हीलर। तो वो जो हैप्पीनेस है जिंदगी में, या तो आपको अपने अपनों से मिल सकती है, किसी को धन से भी मिलती है, चाहे वो टेम्पररी हो, और किसी को उसका जिंदगी का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए और वो सेटिस्फाइड है कि वो जो कर रहे हैं, उससे भी होती है। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज दैट आई लाइक, है ना, व्हाट इज दैट आई चेरिश, क्या करके मुझे खुशी मिलती है, क्या करके मुझे तंदुरुस्ती महसूस होती है, क्या करके मेरी अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, वो करें, वो करें, वो प्लीज करें। रोके नहीं खुद को, कुछ भी करने से खुद को रोको नहीं। आपको जो अच्छा लगता है उसको करो। आपको जो चीज एनर्जी देती है वो चीज, गो फॉर दैट। चाहे वो डांस करना ही हो, चाहे वो कुकिंग करना ही हो, चाहे वो बैठ के दोस्त बनाना ही हो, चाहे किसी को एडवाइस देना ही हो, लेकिन वट एवर यू डू इट इन अ राइट मैनर, है ना। जो भी करना है उसको राइट मैनर से करना है, उसको गलत वे में नहीं करना है, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं करना है। एंड इसके आगे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, जो भी नाम से आप उसको पुकारते हो, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद हिम, उसके साथ एक रिश्ता बनाए और उस रिश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उस रिश्ते के गोद में सिर रख के रात को सो जाएं। सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड दिस इज व्हाट विल गिव यू स्ट्रेंथ। आपको ताकत मिलेगी। कोई भी बीमारी है, कोई भी कष्ट है, कोई भी दर्द है, उसे सहन करने की ताकत मिलेगी जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं। देन ही इज ऑलवेज देयर, है ना। आई फील हम सब एक दूसरे से मिले तो इट्स ऑल गॉड्स प्लान, इट्स नथिंग प्लान्ड बाय मी। मुझे ठीक किया, आई फील उसने किया। माध्यम कोई भी बनाओ, माध्यम कोई भी बन सकता है दुनिया में, लेकिन दैट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम माय माइंड कि यस, परमात्मा हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, वो हम बच्चों को देखता है, और जो सच्चे दिल से उसको पुकारता है या उसे याद करता है या जो भी वट एवर एक्स वाई जेड, बात अपनी पर्सनल होती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज कर देता है कि हमारे वो जो चाहते हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। बिकॉज परमात्मा के लिए उसका हर बच्चा प्यारा है। वो ये नहीं देखता कि आपकी कौन सी संस्था से जुड़े हुए हो, वो ये भी नहीं देखता आपने क्या पहना है, वो ये भी नहीं देखता कि आप कौन से धर्म से हो, क्योंकि ये सारी बहुत छोटे लेवल की बातें हैं और इस सृष्टि की बातें हैं। परमात्मा इस सृष्टि से बहुत ऊपर है, जहां पर ये छोटी छोटी बातें खत्म होती है ना, वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। और आध्यात्मिकता के उस चरण पर जाने के लिए नीचे की सारी बातों को जब आप छोड़कर उससे ऊपर उठ जाते हो, ओनली देन यू फील स्पिरिचुअल। तभी आप स्पिरिचुअलिटी की वो जो आनंद है, जो एक्सटेसी है, आप उसको महसूस कर पाएंगे, आप उन्हें देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। So this is all what I wanted to tell you and wanted to share on this particular day कि जिन्हें भी सपोज पेन्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने साथ एक ऐसी शक्ति को बांध लो। परमात्मा को ना तो आप रस्सी से बांध सकते हो, ना उसे किसी नाम से बांध सकते हो। आप परमात्मा को बांध सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम से बांध सकते हो। आप इस सृष्टि पर किसी रिश्ते को, किसी पर्सन को अगर बांध सकते हो ना, तो अपने प्रेम से बांध सकते हो, अपने प्यार से बांध सकते हो, अपनी खूबसूरत सी स्माइल से बांध सकते हो। ऐसे ही ईश्वर से अगर हम जुड़े तो हम उसको अपने प्रेम, प्यार और दिल की सच्ची भावना से ही बांध सकते हैं। अगर हम मिले तो इस चीज को भी मैं आज क्लियर करना चाहूंगी। हर व्यक्ति जो खोज करता है या जिस भी चीज में होता है, उसे लगता है कि उस चीज को प्रूव करने के लिए मैं कुछ करूं, है ना। तो हर एक का अपना एक तरीका है काम करने का, हर एक का अपना एक मंशा होती है और जो भी चीजें हैं, लेकिन व्हाट आई फील, मैं जो भी पेशेंट मेरे सामने जब आता है, व्हेन इट्स एन आर्थराइटिस पेशेंट स्पेशली, बिकॉज आर्थराइटिस इज व्हाट आई हैव लिव्ड, तो जो चीज मैंने जी है
मैं तो उसी को महसूस कर सकती हूँ। आई डोंट नो अबाउट डायबिटीज, आई डोंट नो अबाउट कोलेस्ट्रॉल, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर डिजीज, बट आई पर्सनली नो आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति जब मेरे सामने आता है तो यहाँ चुभता है, मुझे यहाँ लगता है, और मुझे अपने वो दिन याद आने लगते हैं व्हेन आई वाज इन पेन। व्हेनेवर आई स्लीप एट नाइट, रात को सोते हुए बिस्तर पर जब मैं आज जाती हूँ, एंड आई स्लीप अ वेरी साउंड स्लीप विदाउट पेन, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं होता, उस समय मैं, जितने भी मुझसे आरए के पेशेंट्स जुड़े हुए हैं, उस समय मैं उनसे उनकी एक छवि मेरे दिमाग में आ जाती है, एक एक सीन मेरी आँखों के सामने आ जाता है। आई आई कैन विजुअलाइज़ देम। मैं सोचती हूँ आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुकून की नींद सो रही हूँ। हाय वो आज भी दर्द में होंगे, वो आज भी दर्द में हैं, वो तकलीफ में होंगे, वो पीड़ा में सो रहे होंगे। सो दैट इज़ व्हाट व्हिच अफेक्ट्स माय हार्ट। वो मुझे पिंच होता है। तो अ, इसलिए आई ट्राई टू टेल यू द थिंग जो मैंने खुद के जीवन में फॉलो करी है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स मेडिटेशन, डे एंड नाइट, सुबह शाम का कि करना ही है, एंड सारे दिन में भी कर्म योग, कि कर्म करते हुए भी हम जितना हो सके ईश्वर को याद रखें और उसको अपने साथ, उसके सानिध्य में अपने जीवन को जिएं। एंड सेकेंडली योगासनास, प्राणायाम, ऑफ कोर्स, और डाइट। डाइट भी मैंने अपने बॉडी को समझ के डाइट को फॉलो किया है, सो दैट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी मैं अपने रिकमेंडेशन से डाइट चार्ट देती हूँ, आई कंसिडर माई ओन एक्सपीरियंस। सेकेंडली आई कंसिडर नेचुरोपैथी। थर्ड आई कंसिडर आयुर्वेदा, वाघ भट्ट जी ऋषि जो हुए हैं आयुर्वेद के। एंड देन थर्ड इज कफ पित्त वात के अकॉर्डिंगली, या फिर थर्ड थिंग विच व्हाट आई कंसिडर इज पेशेंट के खुद के सिम्टम्स, कि आपके क्या सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली। सो दैट इज द रिकमेंडेशन विच आई एम गिविंग, कि दिस इज द रिकमेंडेशन कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये चीजें आपको नुकसान कर सकती हैं, ये चीजें आपको फायदा दे सकती हैं। उसके बाद आई ऑलवेज गाइड यू और स्टे एज अ गाइड विद यू, कि आपको जहां नहीं समझ में आता पूछो, डिस्कस करो। जहां मुझे भी समझ में नहीं आएगा मैं और अध्ययन करूंगी, मैं और कुछ स्टडी करूंगी, कुछ और चीजों को देखूंगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ऑन अ लर्निंग फेज। आई एम नॉट अ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य या ऋषि नहीं हूँ कि मुझे इस सृष्टि का बहुत बड़ा ज्ञान है। इट इज ऑल what I have learned through the journey of my life, वही सारी चीजों को मैं अपने एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ सबके साथ। तो आप जब अपने डाइट को निर्धारित करते हैं या डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाइट चार्ट व्हाट आई गिव, तो आपको उसमें चेक करना है कि कौन सी चीजें खा के आपको अच्छा लगता है, उनको जरूर खाएं। जो चीजें खा के आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो उनको छोड़ें, और जो चीजें खा के शरीर बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं होता उनको बिल्कुल ना खाएं। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ होकर के हर चीज पचने लगेगी, फिर सब कुछ खाते रहना, फिर हर चीज खाना। एंड योगा एंड प्राणायाम ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन अ बॉडी, टू बिल्ड अप अ बॉडी जो सब कुछ पचाती है। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा ना कि व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, लाइफ में कभी इतने चावल नहीं खाए, और वहां पे 30 डेज जा रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है। या तो ये चीजें हैं, इसलिए स्टे कनेक्टेड। मैंने ये चीजें देखी भी हैं कि जो लोग कनेक्टेड हैं वो ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करते हैं और फर्क भी महसूस करते हैं, और कुछ कुछ मानसिक तौर पे भी स्वस्थ महसूस करते हैं। और जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं, जो लोग बात नहीं करते, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी। मैं भी कहूँ तो प्रैक्टिकली आसान नहीं है कि मैं 10,000 लोगों से बात करूं। डॉक्टर तनवर के लिए भी आसान नहीं है कि वो 10-20 हजार लोगों से बात करें। तो आई ट्राई कि जितना हो सके मैं मैसेजेस का जवाब दूं या ऑन एंड ऑफ
इसीलिए मैं ये सेशंस करती हूँ, क्लासेस में भी कुछ-कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ, ताकि किसी के कोई डाउट्स हैं या कुछ है तो रूबरू एक पर्सन है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो एक उम्मीद बाँधी है सभी ने, मुझे ठीक होता देख के जो सभी के अंदर एक उम्मीद है कि हम भी ठीक हो जाएँगे। तो आई फ़ील कि वो जो एक उम्मीद है, वो जो एक विश्वास है, वो जो एक फ़ेथ है, वही हमें ठीक करेगा। It's not only the medicine which heals, it's actually the feeling behind it which heals us. इसीलिए प्लेसिबो एंड नोसिबो इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है कि एक व्यक्ति है, वो उसे कोई प्रॉब्लम है और वो कहेगा कि मुझे ये दर्द हो रहा है। आप उसको प्लेसिबो भी उठा के दे दोगे ना कि ये लो, ये खा लो, इसको खाने से आप ठीक हो जाओगे। ये जो वर्ड्स कहे गए हैं ना, ये लो इसको खा लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। ये वर्ड्स ही एक्चुअली उसको ठीक कर रहे होते हैं। भले उस गोली में कुछ भी ना हो, है ना? तो इतना बड़ा इफ़ेक्ट और इतना बड़ा रोल प्ले करता है किसी के मुख से निकला हुआ एक शब्द। तो आज एलोपैथी डॉक्टर्स या रोमेटोलॉजिस्ट्स या आयुर्वेदा के डॉक्टर्स जब ये बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आधा तो पर्सन वहीं टूट जाता है। आधी होप तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है। और उसी के मुकाबले जब अगर कोई ये कहता है कि नहीं ठीक हुआ जा सकता है, बीमारी ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में कि जो ठीक ना हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है या अ, ये देखो कि ये एग्ज़ाम्पल है, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो। तो इतना सुन कर के आधे से ज़्यादा व्यक्ति तो वहीं पर खड़ा हो जाता है कि अच्छा हाँ, उम्मीद है, ठीक हुआ जा सकता है। तो ऐसे ही आप जितनी बारी गिरते हैं, उतनी बारी कोई वहाँ पे 2 शब्द कहने के लिए खड़ा हो, है ना? मान लो कि एक राह चलता व्यक्ति ठोकर लगी और गिर गया और कोई भाग के उसको उठा रहा है और फटाफट कह रहा है, "चलो, चलो उठो, उठो कुछ नहीं हुआ। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।" इतने से उसको हिम्मत मिल जाएगी, है ना? और अगर एक व्यक्ति गिरे और कोई उससे कहे, "तुम तो गिरे हुए ही हो, तुम तो गिरे हुए ही रहते हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, अंधे हो, दिखता नहीं है।" अगर ऐसे शब्द किसी को बोले जाएँगे, तो वो और हार जाएगा, वो और टूट जाएगा और बुरा फ़ील करेगा। सो यहाँ आध्यात्मिकता, हमारे पॉज़िटिव शब्द, हमारे दिल से और मुख से निकली हुई भावनाएँ, हमारे मुख से निकले हुए कुछ अच्छे या बुरे बोल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ़ में। दिस इज़ व्हाई आई वांट कि अगर हम सभी मिल-जुल कर इसलिए मैंने ग्रुप में वो मैसेज डाला था कि जो भी लोग अ, अपने आने वाले कल में इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, औरों के लिए उम्मीद बनना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे आपको लगे कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। भले वो एक इनकम सोर्स भी हो आपका, लेकिन अगर हम इनकम सोर्स के थ्रू भी किसी की सच्ची उम्मीद बन सकते हैं ना, तो उससे बड़ा कार्य इस दुनिया में नहीं हो सकता। अदरवाइज़ डिग्रीज़ लेकर के तो डॉक्टर्स बहुत बैठे हुए हैं। और मैं समझती हूँ अब कोई एक मान लो रुमेटोलॉजिस्ट ही है, उसने लाखों रुपए लगाए होंगे रुमेटोलॉजिस्ट बनने के लिए, लेकिन रुमेटोलॉजिस्ट बनकर के भी वो किसी एक भी आरए पेशेंट को परमानेंट ठीक नहीं कर पाया, तो उसके रुमेटोलॉजिस्ट होने का क्या बेनिफिट मिला या उसका क्या अर्थ निकला, है ना? तो ये चीज़ होती है कि हमारा लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या वास्तविकता में इस समाज में कोई बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। सो दैट हैज़ टू बी क्लियर। इफ दैट इज़ क्लियर देन वो दिन दूर नहीं कि हम अपने समाज को बहुत जल्दी अ, एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं मानसिक रूप से भी और तन से भी। So that is all what I wanted to share today and let's move towards healing meditation. मेरी सारी आपको आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो, लेट इट रिकॉर्ड, किसी और के भी काम आएगा। रिपीट कर दो क्वेश्चन एंड आई आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने कर्म ठीक करने चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमें किसी के बारे में बुरा ना सोचना चाहिए मन में भी और ना बोलना चाहिए, राइट? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारी चाहे फैमिली मेंबर्स हों या बाहर हों,
वो हमें इस लेवल पे हर्ट कर देते हैं कि हम खुद इतने इमोशनल होके मैं आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो हम खुद इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अपनी लाइफ में कैसे मतलब उसको रिएक्ट करना है। तो मैं इतनी डीप हो जाती हूँ कि मैं पूरी-पूरी रात उसी टॉपिक पे सोचती रहती हूँ, चाहे सुबह मुझे 5 बजे उठना हो। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो बाकी हाँ, तो बुरा नहीं सोचना, वो मैं समझ समझ चुकी हूँ अभी तक लाइफ में। लेकिन हम अपने आप को कैसे ठीक करें कि हमें इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए कि लोग हमें कुछ भी कह जाएँ, तो हुँ। हमें नहीं हर्ट होना। देखो 2 चीज़ें हैं। एज़ यू सेड सो एम आई। मैं भी बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आई एम हाइपर सेंसिटिव बीइंग। चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स होना स्वाभाविक है। इमोशंस हुँ, और फीलिंग्स के बिना तो पत्थर ही होता है। इमोशंस और फीलिंग्स के साथ जो होगा, वो इंसान होगा, हुँ, ठीक है? हुँ, अब रही बात बातों की, बातें सबके जीवन में आती हैं, कहने वाले बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। अब इट डिपेंड्स, चॉइस इज़ आवर्स कि इसमें ना पहली चीज़ आती है वो है नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव। किसी का स्वभाव होता है केयर फ्री, मरने दो, बोलने दो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आग लगे बस्ती में, हम रहें अपनी मस्ती में। एक ऐसा फितरत वाले लोग होते हैं। एक फितरत होती है, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसको सोचे जाना, सोचे जाना, सोचे जाना। इतना सोचना कि सोच-सोच के खुद को ही घुन लगाएँगे, खुद का ही नुकसान करेंगे। वो जो व्यक्ति था हुँ, कहने वाला, वो तो कह के चला गया, उसकी बात तो पूरी हो गई और शायद उसको उसके बाद कभी याद भी ना हो कि मैंने क्या कहा है। लेकिन जिसको महसूस हुआ, उसने इतना गहराई तक खुद के अंदर महसूस कर लिया कि वो उसको भी अपसेट कर गया, ब्रेन को भी अपसेट कर गया, माइंड को भी अपसेट कर गया, सेहत भी खराब कर गया, भूख भी मार गया और नींद भी उड़ा गया, है ना? और हुँ, दिनचर्या भी खराब कर गया। तो ये सारी हुँ, चीज़ों का इफ़ेक्ट। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ इन द नेचर। ये एक बेसिक नेचर होती है हर एक इंसान की। एंड इस नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, हम इस पे काम कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता क्या कहती है? या अलग-अलग धर्मों में जो परमात्मा के भी वर्जन्स हैं या जो बड़े संत महात्माएँ, महापुरुष हुए या जो भी एनलाइटेंड सोल्स हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमेशा ये चीज़ कही है या अगर हम खुद भी एक विज़डम से अगर इन चीज़ को सोचें, तो किसी भी आप मान लो एक सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी एक चीज़ डिश बना रहे हैं, आप उसमें चीनी डालेंगे, तो मिठास होगी। आप उसमें नमक डालोगे, तो वो नमकीन होगा। आप उसपे मिर्ची डाल दोगे, तो वो कड़वा हो जाएगा। यस, ऐसा ही होता है। हुँ, लेकिन अब ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या घोलना है, मिर्ची, नमक या मिठास या चीनी, क्या घोलना है? क्या चाहिए? मिठास चाहिए, नमकीनपना चाहिए या कड़वाहट चाहिए? जो चाहिए, वो घोल दो और वो घोलनी कहाँ-कहाँ है? रिश्तों में, दिनचर्या में, अपने स्वभाव में। किसी की कही हुई बातों के बाद उसका रिएक्शन मुझे क्या देना है, दैट इज़ कंप्लीटली आवर चॉइस। वो कंप्लीटली मेरी खुद की चॉइस है। वो किसी दूसरे की चॉइस नहीं होती है। अगर आप किसी की बात को पकड़ के अपने ऊपर रख लेते हैं, इसका मतलब आप खुद को खुद ही पनिश कर रहे हैं। आप खुद को माफ़ नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं ना किसी को माफ़ कर दो, माफ़ करने का मतलब यही होता है कि हमेशा के लिए यहाँ से उस बात को इरेज़ कर देना, छोड़ देना, खत्म कर देना। उसे कहते हैं करण माफ़ जी, करना। मैं बीच में बोल रही हूँ किसी हुँ, बात के ऊपर। हुँ, ये आपने सही कहा कि खत्म कर दो, खत्म कर देते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है। पता नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्योंकि हम खत्म नहीं करते, क्योंकि हम खत्म नहीं करते, हम उससे छूटते नहीं हैं। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ अफेक्टिंग मी, है ना? आप देखो एक छोटे बच्चे के साथ क्या होता है? अभी-अभी झगड़ा किया होता है उसने, अभी-अभी मान भी जाता है। अभी-अभी उसने कोई बात करी होती है, तुरंत उसके बाद वो खेल भी उसी पर्सन के साथ खेल भी रहा होता है।
क्यों? क्योंकि वो चित्त पर ना बात को रखता नहीं है। उसके दीदी लिए वो सिर्फ एक सिचुएशन है, आई और गई। और हमारे लिए वो मोहर है। हम कहते हैं ये पत्थर पे लकीर है, ये मोहर की तरह है, लग गई तो लग गई, ये मिट नहीं सकती। We deal it with it like that. And a child deals with an innocence. इसीलिए तो हम इनोसेंस की बात करते हैं कि अपनी इनोसेंस कभी ना छोड़ो। अपने अंदर जो एक इनोसेंस होती है ना, वी शुड नेवर लीव इट। दुनिया में इतने क्लैशेस, इतने दुख, इतने दर्द, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ होल्डिंग एंड कीप होल्डिंग द थिंग्स इन द माइंड। मन पर वो बातों को होल्ड करके रखना ही एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा जिंदगी में एक ऐसा अजाब बन जाता है, एक ऐसा जहर बन जाता है, जो कहीं ना कहीं घून की तरह हमें लगता है। अगर ये समझ होगी ना कि इतना सोचने से नुकसान मेरा ही होने वाला है, जो कह के चला गया उसका तो कुछ नहीं लुटा, मेरा सब कुछ लुट गया। अगर ये रिकंडीशनिंग मन की जाए और ये कंडीशनिंग करने से अगर मन को आप समझाते हो, तो धीरे 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 वो आपकी आदत से चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम यही तो करते हैं, हम अपने संस्कार को चेंज करते हैं। हम अपने धीरे धीरे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है दूसरों से, हम धीरे धीरे उसे कम करते हैं। या हम स्पिरिचुअली खुद को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि छोटी छोटी चीजें हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पिरिचुअली साउंड। इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअली साउंड होना। तो दैट इज विद द प्रैक्टिस, विद एवरीडे मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्यू एस्पेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लाइफ, आप धीरे 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 दीदी उन मेरा चीजों को क्वेश्चन है, समझने लगते हो। हाँ जी। दीदी जैसे आप कहते हो सब भूल जाओ, छोड़ दो, चलो सब माफ कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन क्या होता है जो पर्टिकुलर बंदे आपको जो तकलीफ देते हैं, हम्म, ठीक है, अभी आप उनके लिए ना सोचते हो, लेकिन वो जब सामने दिखते हैं, एकदम से आप सामने आ जाते हैं, अब फैमिली मेंबर है, कोई कहीं जाएगा तो नहीं, तो जैसे उनको देखते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है, हम्म, तो फिर क्या करना चाहिए? और और क्या होता है, ट्रिगर तो होता है, आप ट्रिगर होने के बाद भी आप इसको सोचो कि नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन वो ऐसे वर्डिंग आपको फेंकते रहते हैं, तो उसका क्या करो? जैसे मैं मुरली सुनती हूँ, तो अभी वो जैसे सुनती हूँ, कोई भी आएगा, अरे ये सुन के क्या होना है? ये क्या ऐसे कुछ करते हैं क्या? तो कैसे मैनेज करूँ उसको मैं? यही यही मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को भी बोलते क्या ये दवाइयाँ लगा के दहेज बैठी है, कुछ नहीं होता, आरे वारे सब ठीक हो जाता है अपने आप ही। इतना ये काढ़ा पीना है, वो काढ़ा पीना है, आज ये वाली चाय, आज ये वाली चाय का नाम, अभी परिजात का पानी पीना है। अभी ये वाली चाय बनानी है, इस चाय में पत्ती नहीं डालनी, उसमें दूध नहीं डालना, ये कौन से वहमबाजी में लाइफ निकालनी है। मतलब मैं कहूँगी नहीं, मुझे पर्टिकुलर टॉक किया जाता है, टॉक आप करो कैसे कैसे मैनेज करो इन सारी चीजों को? यस, पोक करने वाली दुनिया तो बहुत है। पता है आज करमजीत जी, आज मैं एक बर्थडे पार्टी में गई, मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। मेरा आज फास्ट था शिवरात्रि का, मतलब घर वाले तो बोलते बोलते हैं यहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बर्थडे पार्टी में 2-4 आंटियां बोलती कि तूने क्या वहम पाले हुए हैं कि मुझे दूध नहीं पीना, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे दाल मखनी नहीं खानी, मुझे अभी पनीर भी नहीं खाना, यहाँ पे दाल मखनी है, पनीर है, मलाई कोफ्ता, तूने खाना क्या है? बटर नान नहीं खाना, लच्छा पराठा नहीं खाना। तो 35 इयर्स में चाहती क्या है? ओह माय गॉड। मैं क्या जवाब दूँ? फिर किसी घर को पे आती हूँ तो घर वाले कहते हैं कि इंसल्ट करा दी, जहाँ गए थे वहाँ। सी देखो और ऐसा सबसे होता है। बड़ी बात, और करमजी सबसे बड़ी बात, सुइयां बाहर वाले नहीं चुभाते, घर वाले ही चुभाते हैं। हाँ। तो यही तो खूबसूरती है दुनिया, जिंदगी की यही तो खूबसूरती है क्योंकि कि पता है वो 4 आंटियों ने जो बोला वो मुझे हर्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को घर में आके हस्बैंड ने बोला ना, वहाँ नाटक कर दिया, वहाँ ये कर दिया, वो मेरे दिल पे लग गया। देखो ऐसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोक करने वाले, लेग पुलिंग करने वाले, इंसल्ट करने वाले और बैक बाइटिंग करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, जिंदगी में। आप तो एक फैमिली में रहते हैं, मैंने रोटरी और रोटरैक्ट में 10 साल निकाले हैं। आई यूज्ड टू गो आउट, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद पीपल, यंगस्टर्स के साथ जाना आना, पुरी तक, उड़ीसा तक जाना, कभी मैसूर जाना,
बाय ट्रेन 3-3 दिन का सफ़र करके जाना, 3-3 दिन ट्रेन में सफ़र करके जाना। मतलब आई हैव दैट एक्सपीरियंस। आप कोई भी सवाल करोगे आई हैव एन आंसर टू इट, क्योंकि मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है। हाँ, सिर्फ ये है कि घर में कोई अपोज़ करने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि मदर को भी आर्थराइटिस था, तो नेचुरल है कि चीज़ें सेम रही हैं खाने-पीने की। एंड फादर इज़ अंडरस्टैंडिंग, वो तो कभी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो नेचुरल है। लेकिन बाहर के फ्रेंड सर्कल में, बाहर की दुनिया में मैं जब भी आती हूँ, जाती हूँ, बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ होता रहा है, बोलते रहे हैं, या फिर बोल देंगे ये तो खाएँगे नहीं, इनसे तो पूछना बेकार है, ऐसे बोल देते हैं लोग। अरे छोड़ो इनको क्या पूछना, ये तो हमारे साथ बैठ के नहीं खाएँगे। तो आई यूज्ड टू से क्यों, मैं साथ तो बैठी हूँ ना, आप ये खा लो, मैं कुछ और खा लूँगी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, साथ तो बैठ ही सकते हैं। मतलब आप में अगर इतनी गलती से अथॉरिटी वो होगी। पूछते हैं कुछ और क्या, वो पूछते हैं कुछ और क्या खाओगी? वो हाँ, मुझसे तो तो पूछते हैं आप कुछ वेरी घिया खाओगी कि ब्यूटीफुली तोरई खाओगी? वेरी ब्यूटीफुली यू कैन आंसर देम कि आप अपने पेट का ध्यान दीजिए। मेरे पेट का मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को क्या देना है, क्या नहीं देना है। आई रिस्पेक्ट माय बॉडी, यू रिस्पेक्ट फूड, यू रिस्पेक्ट दोज़ ओनली द फूड आइटम्स जो आपके सामने पड़े हैं, आप सिर्फ उनको देख के खा रहे हो। लेकिन आई रिस्पेक्ट माय बॉडी, आई नो व्हाट माय बॉडी नीड्स एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं सब खाऊँगी। वेरी सिंपल। डोंट दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, आप किस-किस को खुश करोगे? नहीं, सोचो। मेरे घर में कहते हैं कि ये तो बहुत सियानी है, ये तो दूध की चाय नहीं पीती, ये तो नारियल के दूध की पीती है, ये तो उसकी पीती है। मैंने कहा हाँ, मुझे तो वही पसंद है। देखो, मैं अक्सर कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है सभी को खुश करना, बहुत मुश्किल है सभी को खुश करना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। हाँ? तो आप खुद ही सोचो, किसको खुश करोगे? ये आप दोनों चीज़ें मेरे हाँ जी? दीदी ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हुई है, जैसे दीदी वो कह रही है ना हुँ, ऑस्ट्रेलिया वाली, पहले मेरे को भी बहुत बातें लगती थी, मैं जैसे आपको बताई भी थी। लेकिन जैसे ही मैं ब्रह्म कुमारी को का ज्ञान ली, ऐसे मैं पूरा सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेडिटेशन नहीं करती हूँ, पर शिवानी दीदी को सुनते-सुनते मेरे अंदर इतनी पावर आ गई कि कोई मेरे को कुछ भी कह रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं सही हूँ तो। गलत हूँ नहीं, तो अपने आप आप को सुधारने की यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने सवाल उठाया। देखो, जी। आपको बाहर वाला कहेगा, कितने दिन कह लेगा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार कह लेगा, लेकिन जो घर में है और घर में जिसका जिसका चेहरा आपने रोज़ देखना है, जिसके साथ आपने रोज़ रहना है और जिसने आपको वो रोज़ ही ही कहता बोलना है, है। चैलेंज तो वहाँ होता है। बाहर वाले हाँ। एक्चुअली आवाज भी नहीं आ रही है, फिगर भी नहीं दिख रहा है। देखो, बाहर वाले चैलेंज नहीं हैं। बाहर की दुनिया के लोग कभी चैलेंज नहीं होते। चैलेंज सिर्फ घर के लोग होते हैं या आपके खुद के रिश्तेदार या ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड है। उसके अलावा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आपके लिए चैलेंज नहीं बन सकता। आप सोचो गुरु नानक देव जी के खिलाफ कौन था? उनके खुद के घर के, है ना? तो बाहर से तो कोई ज़्यादा नहीं आता, किसी को क्या पड़ी है? अब मैं हूँ आप मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे टीवी पे, किसी को क्या पड़ी है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? उनको तो बस देखना है और अपने लिए चीज़ उठानी है और टीवी बंद कर देना है, बस हो गया, दैट्स इट। लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो मुझे देखना है ना। आप अगर लोगों की परवाह करने लगोगे, अगर दुनिया की परवाह करने लगोगे, तो अपनी ज़िंदगी नहीं अच्छे से जी पाओगे। आपको खुद को सोचना है कि मुझे मेरे लिए क्या ठीक है? व्हाट इज़ दैट सैटिस्फाइज़ मी? व्हाट इज़ दैट मेक्स मी हैप्पी? ऐसा क्या है या क्या करके मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, वो करो। उसके साथ-साथ अगर कोई ऐसा चैलेंज है, तो धीरे-धीरे रिस्पेक्टफुली, प्यार से आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हो। क्योंकि जो प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो बहुत जल्दी किसी को भी हील कर देती है। अब ज़्यादा किसी को वो नहीं कर सकते कि हम किसी को कंप्लीटली अपने जैसा बना लें या
सामने वाले को कंप्लीटली अपनी बात मनवा लें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी अपने खुद के माँ-बाप को नहीं सैटिस्फाई कर पाए, दुनिया उनसे सैटिस्फाइड थी। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, क्योंकि जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, उन्हीं से हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हीं से हम चैलेंजेस फेस करते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल। मैम, करमजीत मैम, हाँ जी। मैम मुझे घर वालों से किसी से कोई परेशानी नहीं है, मेरा खुद का माइंड नेगेटिव चला जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि जिस दिन से मुझे आरे हुआ है ना, उन्होंने अपनी डाइट बदल ली मेरे लिए। वो मेरे संग वही खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ, ना गोभी आ रही घर में, ना राजमा, ना छोले, कुछ नहीं। सब चेंज। उन्होंने चाय छोड़ दी कि तुझे मुझे देख के चाय पीनी है ना, मैंने चाय नहीं पीनी। उन्होंने दूध नहीं पीना, मैं सो जाना है जब दूध हाथ लगाना, वरना पीना ही नहीं उन्होंने मेरे आगे। अच्छा। मैं मेरे अपने आप से ही जैसे मेरे को पेन होता है तो मैं रोने लग जाती हूँ कि मैं ठीक नहीं होंगी, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। मैं उसके लिए क्या करूँ? सिर्फ अपने दिमाग से नहीं जीत पा रही, वरना हस्बैंड तो शायद भगवान ही साक्षात फेरे लेके बैठा हुआ है मेरे से। तो नहीं, कि उसने वेरी सब नाइस। कुछ दिया। किसी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और सैल्यूट टू हिम, रियली अ बिग थैंक्स टू हिम। बाजरे की रोटी नहीं खाई जा रही, उस बंदे ने पूरी बाजरे की रोटी खानी है कि मैंने ज्वार खाना है, मैंने ही बाजरा खाना है, चाय नहीं पीनी। मतलब आपके हस्बैंड से ना सेशन दिलवाते हैं एक बार हमारे हस्बैंड्स को। एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, प्लीज हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे किसी संडे, नेक्स्ट संडे प्लान करेंगे, हम एक सेशन रखेंगे फॉर द फैमिली मेंबर्स, है ना, जिसके फैमिली में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, माँ बाप हैं या हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, सब पूरी फैमिली के लिए सेशन होगा। उस सेशन में इनके हस्बैंड को इनवाइट करेंगे और वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना। फिर बिल्कुल मैम, मैंने जैसे मैम वेट बहुत ज्यादा घट गया है मेरा, तो जैसे मेरी मम्मा ने भी कह दिया, मेरी काम वाली उन्होंने भी कहा कि दीदी बहुत ज्यादा पतले हो रहे हो, बूढ़े लग रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कहनी, पागल स्मार्ट हुए जा रही है इसलिए चिढ़ रहे हैं। ये तो देख रोटी, ये जिम जा रहे, तू घर बैठी पतली हो रही है इसलिए चिढ़ रहे हैं तेरे से, और कुछ नहीं हो रहा है इनको, इनकी ना सुना कर। मतलब जब किसी ने कहना ना कि तू काली हो रही है, सुंदर नहीं लग रही, पतली होगी, तो उन्होंने ये कहना बहुत सुंदर लग रही, पागल हो गए सारे, चिढ़ते हैं तेरे से सारे के सारे। इतना सपोर्टिव है हस्बैंड, दिमाग से नहीं जीत पा रही। नहीं, दैट्स नाइस। इसका एक आंसर ये भी कह सकती हूँ कि अभी मैं ऐसी हूँ और थोड़ी देर बाद देखना मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। हाँ। वो सारे चुप हो जाते हैं। हस्बैंड जवाब देते हैं कि किरण तू आगे वाली मेरा भी फेस काफी वीक हो गया है, बट फिर वो जो भी कोई कहते हैं ना बड़ी वीक हो गई है, तो मैं ये कहती हूँ अभी ऐसी हूँ, तो आप 2-3 महीने बाद देखना मैं कैसी, वो बड़ा अच्छा वो फील करते हैं कि अच्छी बात है, कि वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये आंसर जो अपने को वो यही कहते हैं रखो, तू आगे वाले टाइम में अपनी यंग लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अभी हमारा टाइम आया है, अभी हम ट्रीटमेंट में है, उसके बाद देखना मैं बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही करके अपने को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। दर्द हुआ और मैंने लेके बैठ जाना उस दर्द को, बस नहीं, पॉजिटिव रहना हमेशा। नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखो। सी, आई एम ऑलवेज देयर टू टॉक टू यू। आप सभी की मेरी कोशिश रहती है कि सभी की बात सुनूं, सभी के कॉल्स आंसर करूं या सभी के मैसेजेस का जवाब दूं। इसलिए अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि जीवन में अगर सपोर्ट करने वाला कोई है, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर आज की डेट में, आज के ज़माने में अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बिल्कुल ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। आप स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे अकेले हैं, जिनके पास घर में कोई है ही नहीं। वो अकेले ही हैं, दर्द में भी अकेले हैं, खुद को अकेले ही उठा रहे हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं है लाइफ में, या डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे भी हैं जो अपोज़िट बोलते हैं, जो सपोर्ट बिल्कुल हैं पर सपोर्ट नहीं करते हैं और उल्टा अपोज़िट बोलते हैं। तो आपको इन चीज़ों से ही सीखना है कि इफ आई हैव समवन हू इज़ सपोर्टिंग मी, तो आप स्वर्ग में हो। और क्या चाहिए? मैं रियल में स्वर्ग। तो और क्या चाहिए? तो ये वो वाली बात हो गई कि सब कुछ होते हुए भी एक कमी ढूँढ रखी है कि 99% सब ठीक है, लेकिन 1% अब मेरी खुद की प्रॉब्लम है ना? तो आप वो देखो
कि जिन लोगों के माइंड्स और ब्रेन्स पॉजिटिव हैं, लेकिन 99% सपोर्ट ही नहीं है, उनको भी देखो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। मैम जैसे हमारा आरए और सीआरपी लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, तब भी बॉडी में पेन्स रहते हैं। CRP and don't compare reports with your symptoms, क्योंकि मैंने आपको हाँ दोनों डॉक्टर साहब। सिनेरियो बताए हैं। मेरे साथ दोनों सिनेरियो रहे हैं। रिपोर्ट्स में सब कुछ गड़बड़ था और मेरी बॉडी में कोई सिम्पटम नहीं थे। ऐसा भी टाइम रहा है और हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन उनको कंप्लीटली आरए जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं। अब बताओ क्या जवाब दोगे? यहाँ पे मेरा सेम है दीदी। डॉक्टर्स से आप क्या जवाब मेरे कभी मांगोगे? हाँ जी, मेरा कभी रिपोर्ट्स में आया ही नहीं, हुँ, आरे आज तक भी। हाँ, लेकिन मेरी बॉडी में सारे सिम्पटम्स, प्रॉब्लम सब चीज़ वही है। हाँ। तो इसीलिए तो हम होम्योपैथी या नेचुरोपैथी में वी डोंट बिलीव इन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। हमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें तो आपके खुद के सिम्पटम चाहिए। और होम्योपैथी तो पेशेंट को देख के, पेशेंट को समझ के, जो जो बीमार पेशेंट भी ना करो, कहो जो बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को समझ के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि जब आप ठीक हो जाएँगे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। एंड इसी के लिए कोशिश करते हैं कि हम हीलिंग मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन में सब भूल जाओ, अपने आप को स्वस्थ ही समझो। हर रोज उठकर अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखा करो। एवरी डे व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द बेड, लुक योरसेल्फ दैट आई एम कंप्लीटली फाइन। देखा करो खुद को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुश्किल है देखना, आई नो, दर्द हो रही है, कंप्लीटली तकलीफ में हो, ऐसा देखना भी खुद को मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर उस चीज को महसूस कर पाओ, आई एम कंप्लीटली फाइन। इसीलिए हम मॉर्निंग और इवनिंग के जो सेशंस कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। मेरी एक यही कोशिश है कि आप उतनी देर तो भूल जाओ, एटलीस्ट 2-2 घंटे सुबह-शाम भूल जाओ कि आप बीमार हो। फ़ील ही नहीं करना। जी मैम। फ़ील योरसेल्फ दैट आई एम थैंक कंप्लीटली हेल्दी। तो वो फ़ील करते ऐसी आदत हो जाएगी। जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप हेल्थ को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप धीरे-धीरे ठीक भी हो जाएँगे। ठीक है? क्वेश्चन है, हाँ जी। विशाली बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, विशाली। जैसे मैं प्राणायाम करती हूँ, तो उसमें अनुलोम विलोम हो गई, कपालभाति, तो उसके अलावा मेरा मन ही नहीं करता कुछ और करने का, तो ऐसा लगता है कि मैं वही करी जो उससे हाँ, तो मुझे फिर? बहुत अच्छा। हाँ, तो वही करो। जो मन करता है उसको करो। मन को नहीं मारना। इफ यू फील लाइक डूइंग कपालभाति फॉर 1 आवर, आप 1 घंटा चाहे कपालभाति कर लो, चाहे आधा-आधा घंटा कर लो, आधा घंटा कपालभाति कर लो, आधा घंटा नाड़ी शुद्धि कर लो। मैंने कल ऐसे ही किया था, आधा-आधा घंटा किया था, उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि पेन ही नहीं है बॉडी में, बिल्कुल जैसे नीज़ में इतना पेन था, तो खड़ी हुई, तो ऐसे मैं डांस कर रही थी रात को, वेरी नाइस। भी बिल्कुल पेन ही, तो मॉर्निंग बहुत पेन हुआ मुझे। तो ऐसा कई-कई बार ऐसा फ़ील होता है कि बिल्कुल पेन ही नहीं है आफ्टर हाँ, प्राणायाम। हाँ। इसीलिए इसीलिए मैंने सबको ये एक एडवाइस दी थी कि जब-जब आपको बहुत पेन्स हो रहे होते हैं, आप सारे काम छोड़ के बैठ के ना नाड़ी शुद्धि, अनुलोम-विलोम करने बैठ जाया करो। क्योंकि उसको करने से ही आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। काफ़ी रिलैक्सेशन उसके महसूस अलावा होगा। आप उसमें मन नहीं लगता, जो आप करवाते हो तो वो मुझसे होता नहीं, मूवमेंट नहीं हो पाती। जब मैं वो करती हूँ उससे तो बहुत मुझे रिलीफ मिलता है। नहीं, वो ठीक है। वो तो ऑकेजनली करवाते हैं ना, बिकॉज़ इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम प्राणायाम को देती हूँ, क्योंकि सभी को करना है। फिर कुछ और जी। एक्टिविटीज़ भी हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हम करते हैं। तो जिससे नहीं होता, आई ऑलवेज़ से कि जिससे ये नहीं हो रहा है वो बैठ के प्राणायाम कर, ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे। आज मैंने किया नहीं क्योंकि मेरा फास्ट था, बिकॉज़ मैं बाहर भी थी, तो आज मुझे मतलब कि वीक सा फ़ील हो रहा है, जैसे पेन्स भी हैं बॉडी में, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब करूँ बैठ के बस, हाँ, छोड़ के तो सब काम ना, तो अच्छा फ़ील होगा। हुँ। नहीं, अभी करते हैं ना, राइट नाउ आई विल स्टॉप दिस वीडियो एंड रीजॉइन, और उसकी फ्रेश वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँगी। आधा घंटा सभी रेडी हैं? लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द अटेंडेंस। कि मैं उनको क्या जवाब
7th नंबर वीडियो जो थी मैंने शेयर की थी ट्रीटमेंट वाली वीडियोज़ में, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बहुत स्पष्ट क्लियर करी थी। ठीक है। दुनिया में डॉक्टर तन्वर जैसे और डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो एक ही डॉक्टर है, लेकिन अब ढूँढें कहाँ? दिस इज़ द क्वेश्चन, है ना? सो होम्योपैथी एक्चुअली उनको अगर समझाना चाहते हो या आप सबकी खुद की समझ के लिए भी, होम्योपैथी का मतलब होता है कि जो हमें मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली तीनों स्तर पे ट्रीट करे। होम्योपैथी ना तो सिम्पटम बेस्ड होती है, ना डिज़ीज़ बेस्ड होती है। होम्योपैथी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर बेस्ड होती है। मेरा स्वभाव समझ के डॉक्टर मेरी दवाई बनाता है। वो दवाई मेरे सेल के डिफेंस मैकेनिज़्म को ठीक करती है। जब सेल का डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक हो जाता है, वो सेल अपनी पूरी बॉडी पे काम करता है और पूरी बॉडी को ठीक करता है। तो इस प्रोसेस में ही एक्चुअली टाइम लगता है, जिसकी वजह से लोग इतना बड़ी मिथ में जी रहे हैं, जो कहते हैं होम्योपैथी नू तो बहुत टाइम लगता है, होम्योपैथी को तो बड़ा लंबा टाइम लगता है। मतलब एक्चुअली दे डोंट नो कि होम्योपैथी एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर सेल ठीक हो गया, जीवनी शक्ति ठीक हो गई, तो वो अपने पूरे शरीर को ठीक कर लेगी और पूरे माइंड को भी ठीक करेगी, जीवन जीने की तरीके को भी ठीक करेगी। वो हर चीज़ पे काम करती है। अब ऐसा डॉक्टर ढूँढना, जो एक व्यक्ति को सही तरीके से समझ सके, वो डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं कहती डॉक्टर तन्वर से गलती नहीं हो सकती, गलती उनसे भी हो सकती है, वो खुदा नहीं है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि उनसे कभी गलती नहीं हो सकती या कोई वो खुदा हैं, बट 99.9% वो उनसे गलती होती नहीं है। ही इज़ वेरी श्योर अबाउट द पेशेंट्स क्योंकि उन्होंने इतने लोग देखे हैं और इतने स्वभावों को उन्होंने पढ़ लिया है, इतने स्वभाव रीड किए हैं, लाइव देखा है लोगों को, है ना? अब मान लो एक दवाई है नेट्रम सल्फ नेट्रम सल्फ के कैरेक्टर वाले जो लोग हैं, मान लो उन्होंने 1000 लोग देख लिए नेट्रम सल्फ वाले और नेट्रम सल्फ से वो हज़ारों लोग ठीक हुए हैं, तो बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं बन जाता कि यस मैं लोगों को परखने में सही हूँ, है ना? तो जब किसी एक को वो दवाई देते हैं, दवाई देकर के वो पेशेंट जब ठीक हो जाता है, अब ठीक होने में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फोकस ऑन मेरा फोकस यही होता है कि दवाई के साथ-साथ एबीसी फैक्टर्स जो हैं, जो आपके ठीक